पाठ 23 प्रारंभ। 1917 की समाजवादी क्रांति। लेखक ज़हूर सिद्दीकी। दो क्रांतियों के मध्य में 1905-1917। ड्यूमा चुनाव का कानून जनवादी सिद्धांत के विपरीत था। राज्यसभा ड्यूमा के चुनाव के संबंध में 11 दिसंबर 1905 को एक चुनाव की घोषणा की गई, किंतु इससे किसी तरह से भी मताधिकार सार्वजनिक नहीं थे। मत देने का अधिकार केवल जायदाद के मालिक पूंजीपतियों और भूमिपतियों को ही मिले थे। जो अधिकार कामगारों और किसानों को दिए गए, उनमें बहुत से प्रतिबंध लगा दिए गए थे। खेती में काम करने वाले तथा दिन में काम करने वाले मजदूरों तथा दूसरे मजदूरों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। इसी प्रकार सिपाहियों, स्त्रियों, छात्रों और 25 वर्ष से कम आयु वालों को भी मतदान का कोई अधिकार नहीं दिया गया। फरवरी 1906 में बनाए गए ड्यूमा चुनाव संबंधी अनुपूरक नियमों में ये अधिकार और भी सीमित कर दिए गए। ये नियम लोकतांत्रिक नागरिकों के मताधिकार के संबंध में बनाए गए थे। बोल्शेविकों ने राजतांत्रिक ड्यूमा के चुनावों का बायकॉट कर लिया, जिससे चुनाव के वातावरण में पुलिस द्वारा किए गए क्रूर आतंक और दमन का माहौल पैदा हो गया। ये चुनाव जिनका बोल्शेविकों ने बायकॉट किया 1906 के मार्च और अप्रैल महीने में हुए थे। यहाँ तक कि ड्यूमा के संगठन के पूर्व ही उसके अधिकार और भी कम कर दिए गए। स्टेट काउंसिल में जार द्वारा नियुक्त अधिकारियों तथा अभिजातीय वर्ग के आधे प्रतिनिधियों, जेम्स वोस, विश्वविद्यालयों और पादरियों को समान अधिकार दे दिए गए। ये भी घोषित किया गया कि राज्य के सर्वोच्च निरंकुश अधिकार संपूर्ण रूस के सम्राट जार में निहित है। पहली ड्यूमा में समाजवादी जनवादी पार्टी के केवल 18 मेंबर थे, जबकि दूसरी ड्यूमा में उनकी तादाद 65 तक पहुंच गई। इतने पर भी राज्यसभा का संगठन जार को बहुत पसंद नहीं आया और इसी कारण 8 जुलाई 1906 को यह भंग कर दिया गया। प्रथम राज्यसभा के भंग हो जाने के बाद आंतरिक मंत्री स्टोपिलिन को मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरा ड्यूमा पहले ड्यूमा से अधिक मौलिक सिद्ध हुआ, क्योंकि वामपंथी दलों ने इसके चुनाव में भाग लिया। अपने अनुभव के आधार पर लेनिन ने ये तर्क दिया कि राज्यसभा के मंच के द्वारा जार के निरंकुश शासन में किए गए अपराधों को प्रकट किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप समाजवादी जनवादी पार्टी ने भी इन चुनावों में भाग लिया। चुनाव का नतीजा समाजवादी जनवादी पार्टी के लिए अच्छा सिद्ध नहीं हुआ। ड्यूमा में उसके सदस्यों की संख्या 18 थी, जबकि दूसरे में इनकी संख्या 65 हो गई। पहला ड्यूमा को जुलाई 1906 के शुरू में जार निकोलस द्वितीय ने भंग कर दी। दूसरे ड्यूमा का संगठन भी ज़ारशाही सरकार को स्वीकार नहीं था, अतः 3 जून 1907 को ये भी भंग कर दिया गया और नए चुनाव कानून को घोषित कर तीसरे ड्यूमा में जमींदारी और पूंजीपतियों को बहुमत में लाने का प्रयत्न किया गया। ये घोषणा 17 अक्टूबर 1905 को ज़ारशाही सरकार द्वारा घोषित अपने ही घोषणा पत्र का उल्लंघन करती थी तथा शासन में एक गैर कानूनी परिवर्तन मात्र थी। राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के अभियोग लगाकर दूसरे ड्यूमा के समाजवादी जनवादी पार्टी के मेंबरों को कैद कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चला। उन्हें दंडनीय दासता और देश निकाला की सजा दे दी गई। तीसरी ड्यूमा ने घोर अत्याचारी व जन विरोधी नीति अपनाई। तीसरी ड्यूमा में सैकड़ों काले और संवैधानिक लोकतंत्री जनों की प्रमुखता थी। कुल संख्या 442 डिप्टियों में 171 दक्षिण पंथी थे, क्योंकि ये ड्यूमा में दाहिनी तरफ बैठते थे, अर्थात काले 113 अक्टूबर की क्रांति के समर्थक, 101 संवैधानिक लोकतंत्र के समर्थक थे। ये दक्षिण पंथी जनता के बहुत बड़े शत्रु थे। वो मजदूरों और किसानों को निर्दयता के साथ कुचलने और जार को निरंकुश सत्ता दिलाने के पक्ष में थे। ज़ारशाही की जेलें और निर्वासित व्यक्तियों को रखे जाने वाले स्थान क्रांतिकारियों से भरने लगे। कैदियों के प्रति क्रूर अत्याचार, मारपीट आदि करना रोज का काम हो गया था। काले 100 का आतंक अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगा। कैदियों को निर्दयता पूर्वक सताया जाने लगा। हर साल ये अत्याचारी यहूदियों को कत्ल करने के कार्यक्रम आयोजित करने लगे। मजदूरों के संगठनों पर पुलिस द्वारा लुटेरों के समान छापा मारना साधारण बात हो गई।
सैकड़ों मजदूर संग कुचल डाले गए, अखबारों पर रोक लगा दी गई। जारशाही के मंत्री स्टोलिपिन द्वारा स्थापित फांसी के तख्ते पर पूरे देश में जगह जगह पाए जाते थे, जो स्टोलिपिन नेकटाइयों के नाम से जाने जाते थे। जारशाही सरकार जनता की अत्यंत क्रूर शत्रु बन गई। ये काल खून खराबे और प्रतिक्रांति का काल था। आर्थिक व्यवस्था तथा उद्योग धंधे। स्टोलिपिन की कृषि नीति ने गरीब किसानों को बहुत क्षति पहुंचाई। इस काल में आर्थिक क्षेत्र में भी घोर परिवर्तन हुए। कृषि के क्षेत्र में स्टोलिपिन द्वारा प्रचारित कृषि और भूमि संबंधी नए कानून के कारण प्रमुख परिवर्तन हुए। चूंकि किसानों को अब सहकारी कृषक मंडलों को छोड़ने और अलग फार्म स्थापित करने की आज्ञा मिल गई थी, इसीलिए कुलकों और अमीर किसानों को गरीब किसानों की भूमि कम दाम पर खरीदने का अवसर मिल गया। सरकार ने कृषक बैंक द्वारा कुलकों के भूमि खरीदने के लिए अग्रिम ऋण के रूप में बड़ी रकमें देने का प्रबंध कर दिया और कम्यून सहकारी कृषक मंडलों के अच्छे भूखंडों को कुलकों को देने के लिए किसानों को मजबूर किया। नतीजा ये हुआ कि साल भर के भीतर ही 1 लाख से ऊपर गरीब किसानों के हाथों से सब भूमि निकल गई और वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। दूसरी तरफ अमीर कुलक इस पद्धति के वफादार रक्षक के रूप में सामने आ गए, लेकिन स्टोलिपिन के सुधार में कृषि समस्या नहीं सुलझ सकी। कृषि पिछड़ी और गिरी हुई अवस्था में थी। सन 1910 में पूरे देश में 3 लाख लकड़ी के हल, 7 लाख लकड़ी की मूठ वाले हल, 5 लाख लकड़ी के मिट्टी ढेले तोड़ने वाले यंत्र, 27,000 भाप चालित अनाज को साफ करने वाले यंत्र इस्तेमाल किए जाते थे। ट्रैक्टर और बिजली चलित हलों के बारे में सुना भी नहीं गया था। 1910 में रूस के दक्षिण में कालरा की बीमारी, 1911 में अस्ट्राखान में प्लेग और अकाल जिससे 30 लाख से अधिक किसान प्रभावित हुए तथा टाइफस और अन्य बीमारियों आदि अकाल के क्षेत्र में फैलना इस बात के प्रमाण है कि रूसी खेती अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में थी। 1906 और 1910 के बीच किसानों को अपने घरों को छोड़कर दूर ले जाकर बसने पर मजबूर किया गया। इन किसानों की तादाद 2.5 लाख थी। इसके अलावा इस समय पुनर्वास की व्यवस्था विस्तृत पैमाने में लागू की गई। मध्य क्षेत्र में वफादार और खुशहाल किसानों को बसाने के कारण स्टोलिपिन के मध्य वर्गीय और गरीब किसानों को दूर साइबेरिया में तथा अन्य सीमा क्षेत्रों में बसा दिया। 1906 और 1910 के बीच के समय 2.5 लाख किसान साइबेरिया, सुदूर पूर्व, मध्यवर्ती एशिया तथा अन्य बाहरी क्षेत्र में बसा दिए गए। ये कहने की जरूरत नहीं कि इस कारण सीमा क्षेत्र में बसे हुए पुराने निवासी भी वहां से हटकर दूसरे क्षेत्रों में भेज दिए गए। जैसे किर्गिज अपने शीतकालीन चारागाहों से कुल के कुल बाहर निकाल दिए गए। पुनर्वास के क्षेत्रों की भूमि खेती के लिए बेकार थी तथा किसी तरह की सुविधाएं वहां नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि वहां बसने वाले बहुत से लोग या तो मर गए या अपने पुराने क्षेत्रों में लौट गए, जहां पर सस्ती मजदूरी पर काम करने लगे। मजदूरों के वेतन में कटौती हुई और उन्हें अधिक काम करने पर मजबूर किया गया। इसी समय उद्योग धंधों में बड़े परिवर्तन हुए। 1908 में मजदूरी की दर 10 से 15% कम कर दी गई। हर जगह काम करने के घंटे बढ़ा दिए गए। काम करने का दिन 10 से 12 घंटे कर दिया गया। कड़े जुर्मानों की प्रणाली फिर से लागू कर दी गई। उद्योग धंधे तथा उनका केंद्रीकरण शक्तिशाली पूंजीवादियों के हाथ में बहुत तेजी से आने लगा। इससे बड़े बैंकों की संख्या बढ़ गई और उद्योग धंधों में उनकी उपयोगिता भी बढ़ गई। जारशाही सरकार के समय में जो विदेशी ऋण लेने की प्रथा जारी की गई थी, उससे विदेशी पूंजी बढ़ जाने से रूसी जारशाही की विदेशी साम्राज्यवाद पर निर्भरता और भी बढ़ गई। यहाँ तक कि जारशाही सरकार ने अपने गुट वाले मित्रों से की गई गुप्त संधियों पर हस्ताक्षर कर दिए, जिनके कारण उनकी मदद करने के लिए रूस के लाखों सिपाही साम्राज्यवादी मोर्चों पर भेजे गए। इन्हीं गुप्त संधियों के कारण सरकार ब्रिटिश और फ्रेंच पूंजीवादियों द्वारा कमाए गए मुनाफों की रक्षा करने के लिए भी बाध्य हो गई। 1911 तक स्टोलिपिन की प्रतिक्रिया की सफलता मंद पड़ने लगी। इन वर्षों में बोल्शेविक कानूनी तरीकों से उन सब अवसरों को काम में लाते रहे जिनसे जनता से उनका संपर्क बढ़ सकता था। साथ ही संघर्ष के लिए तरीकों की भी खोज करते रहे। 1911 में हड़ताल करने वालों की संख्या 10,000 से ऊपर हो गई, जबकि पिछले सालों में 50,000 से लेकर 60,000 से अधिक नहीं थी।
वो दिन 1912 की 4 अप्रैल तारीख का था, जबकि लेना की सोने की खानों में काम करने वालों ने हड़ताल की थी। रूस में 1912 से 1914 तक लाखों मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया और 1910 से 1914 तक 13,000 किसान विद्रोह हुए। इन खानों में काम करने वाले कर्मचारियों को बहुत ही कम मजदूरी देकर ब्रिटिश पूंजीवादियों तथा उनके रूसी साझेदारों ने बड़ा मुनाफा कमाया था। इस हड़ताल में एक जारशाही अधिकारी के हुक्म पर 500 से अधिक काम करने वाले मजदूर मारे गए या जख्मी हुए। लेना के सोने के क्षेत्रों में गोलीबारी के विरोध में सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को तथा अन्य औद्योगिक केंद्रों में संपत्ति विहीन सर्वहारा वर्ग ने हड़तालें की और प्रदर्शन किए। इस तरह रूस में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय की शुरुआत हुई। 1912 में मई दिवस पर जो हड़तालें हुई, उनमें 4 लाख मेहनतकशों ने भाग लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निश्चित नारों के द्वारा कामगारों ने प्रजातंत्र, 8 घंटे का काम एवं समस्त जागीरों की जब्ती की मांग की। इनका लक्ष्य था कामगारों के समूहों, किसानों और सिपाहियों को आपस में एकताबद्ध करना। 1912 से 1914 तक लाखों कामगारों या मजदूरों ने रूस में हड़तालों में भाग लिया। 1910-1914 के वर्षों में 13,000 से अधिक किसान विद्रोहों के विस्फोट हुए। 1912 में तुर्किस्तान में सिपाहियों द्वारा एक हथियार बंद विद्रोह हुआ। ये हड़तालें और प्रदर्शन स्पष्ट तथा आने वाले तूफान की ओर संकेत करते थे। विश्व का पुनर्विभाजन करने के हेतु पहला विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध साम्राज्यवादी शक्तियों के आपसी तनाव का नतीजा था। इस युद्ध में रूस ने जर्मनी के विरुद्ध इंग्लैंड और फ्रांस का साथ दिया। 1914 की 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और रूस को युद्ध क्षेत्र में उतरना पड़ा। 1914 तक साम्राज्यवादी शक्तियों ने विश्व का बंटवारा आपस में कर लिया था, लेकिन उनके द्वारा कब्जे में किए गए उपनिवेश क्षेत्र, आबादी और कच्चे माल बाजार की दृष्टि से बहुत अधिक असमान थे। उदाहरण स्वरूप फ्रांस ने जर्मनी और जापान दोनों को मिलकर पाए गए क्षेत्र से तिगुने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लेनिन ने संकेत किया कि साम्राज्यवाद में युद्ध अवश्यंभावी है। सभी साम्राज्यवादी देश इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस बात से काफी प्रमाण है कि ये देश युद्ध के लिए बहुत समय पहले से तैयारी कर रहे थे। रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ था, क्योंकि रूसी उद्योग धंधों की प्रमुख शाखाओं में इन्हीं की सबसे अधिक पूंजी लगी हुई थी। रूसी मध्यवर्ग तथा व्यापारी आदि अपनी हैसियत में सुधार लाने के लिए युद्ध में शामिल हुए थे, अर्थात व्यापार के लिए नए केंद्र हथियाने, युद्ध में ठेके लेकर अधिक मुनाफा कमाने तथा क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए युद्ध की परिस्थितियों का फायदा उठाना। रूस में औद्योगिक स्थिति अन्य साम्राज्यवादी देशों की तुलना में बहुत पिछड़ी हुई थी। जारशाही सरकार के मंत्रिमंडल में बड़े जमींदारों और पूंजीपतियों का बहुमत था। रूसी बोर्जिया की मुख्य आशा जारशाही का निरंकुश शासन था, जिसके बल पर वो एक और नए व्यापार केंद्र और नए क्षेत्रों को हथियाते जाते थे और दूसरी ओर किसानों और कामगारों के क्रांति आंदोलन को कुचलते जा रहे थे। बोल्शेविकों, लेनिन के नेतृत्व चलने वाले क्रांतिकारी ने युद्ध का विरोध किया। युद्ध के आरंभ होते ही समाजवादी क्रांतिकारियों और मेनशेविकों ने युद्ध का समर्थन किया तथा सहायता पहुंचाई। इसी कारण काले 100 तथा अक्टूबर क्रांति के समर्थकों में और मध्यवर्गीय अमीरों तथा उनकी पार्टियों में कोई भेद नहीं जान पड़ता था। केवल बोल्शेविकों ने, जो लेनिन के नेतृत्व में चल रहे थे, ही युद्ध के साम्राज्यवादी रूप को खोल के सामने रख दिया तथा कामगारों को इस युद्ध के विरुद्ध एक निश्चित संघर्ष छेड़ने के लिए कहा। अपनी इस बात का प्रचार उन्होंने न केवल रूस के भीतर ही किया, वरन पश्चिमी यूरोप के साम्राज्यवादी देशों में भी किया। अकेले बोल्शेविकों ने ही शांति के लिए इस क्रांतिकारी सक्रिय संघर्ष का प्रचार किया तथा उसी के साथ ही सर्वहारा वर्ग द्वारा संघर्ष की विजय को भी मिला दिया। लेनिन ने बहुधा सामाजिक प्रजातांत्रिक दलों के नेताओं को पश्चिम के सामाजिक साम्राज्यवादी नेताओं के समान दोषी घोषित किया। उनके अनुसार ये लोग कथनी में तो समाजवादी थे, किंतु करनी में उग्र राष्ट्रवादी थे। लेनिन ने सर्वहारा वर्ग को इस साम्राज्यवादी युद्ध को गृह युद्ध में परिवर्तित कर देने का नारा दिया तथा
प्रत्येक देश के सर्वहारा वर्ग को क्रांतिपूर्ण संघर्ष छेड़कर अपनी सरकारों को पराजित करने के लिए कहा। रूस को युद्ध में भारी क्षति पहुंच रही थी। 1915 के अंत तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने रूस के बहुत क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया। मई 1915 से अक्टूबर तक 1,50,000 से अधिक आदमी मारे गए तथा 1 लाख से अधिक घायल हो गए और कैदी हुए। अब तक ये पूर्ण रूप से निश्चित हो गया कि ज़ारशाही रूस इस युद्ध में अवश्य पराजित होगा। इसका मुख्य कारण आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में रूस का पिछड़ापन था। रूस में सेना को अपर्याप्त संख्या में बंदूकें, गोला बारूद और तोपें दी गई थी। यातायात और संचार के साधनों की भी कमी थी। कोयला तथा बिजली की कमी के कारण मिलों और कारखानों में उत्पादन कम हो रहा था। इसका प्रभाव फौलाद और लोहे के उद्योग पर पड़ा। 1916 में 36 भट्टियां नष्ट कर दी गई तथा स्टील की फैक्ट्रियां युद्ध के लिए जितना माल आवश्यक था उसका आधा ही बना सकी। यातायात के साधनों की कमी के कारण माल भी उचित रूप में भेजा न जा सका। केवल लड़ाई के मोर्चे पर ही सामान की संपूर्ति नहीं हो रही थी, वरना नगरों और कस्बों में भी खाद्य पदार्थ उचित मात्रा में पूरे नहीं किए जा रहे थे। रेलें भी सफर करने वालों के लिए ही पूरी नहीं पड़ रही थी। खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में विपत्ति की भयंकर स्थिति आ गई थी। एक ओर तो नगरों की जनसंख्या रोटी के लिए उपलब्ध थोड़े से राशन पर गुजारा कर रही थी, दूसरी ओर पिछली फसल में पैदा हुआ अरबों टन अनाज दूर के स्टेशनों पर पड़ा पड़ा सड़ रहा था। इसके अलावा अनाज के उत्पादन में भी बहुत बड़ी कमी आ गई थी, क्योंकि खेती करने वाले ग्रामीणों की बहुत बड़ी संख्या फौज में भर्ती कर दी गई थी। लड़ाई के काम के लिए घोड़े तथा अन्य जानवर बराबर भेजे जा रहे थे। खेती के औजार भी कम मात्रा में उपलब्ध हुए थे। नतीजा ये हुआ कि खेती की पैदावार बहुत घट गई। मुद्रास्फीति, कर लगाकर तथा देश के भीतर और देश के बाहर कर्जा लेकर ज़ारशाही सरकार युद्ध की धन से सहायता कर रही थी। युद्ध ने आर्थिक संकट और भी तेज कर दिया। 1 जुलाई 1914 में जबकि कागजी मुद्रा का प्रचलन 1,530,000 रूबल था, तो 1 अक्टूबर को 17,175,000 रूबल बढ़कर हो गया। इसी तरह बजट में जबकि 1914 में राजस्व की धनराशि 5,041 रूबल थी, तो युद्ध के अंत में बढ़कर 19,000 रूबल हो गई। रूस के ऊपर ऋण भी बढ़ता चला गया। 1914 में जबकि ये 10,488 रूबल था, तो युद्ध के अंत तक होते होते ये 60,000 के करीब हो गया। बाहर से माल मंगवाने के लिए रूस ने ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका से 7,779 रूबल कर्जा लिया। 1915 में रूस युद्ध पर एक दिन में 25.7 लाख रूबल खर्च कर रहा था। 1917 में ये धनराशि बढ़कर 58.4 लाख रूबल हो गई थी। युद्ध के लिए हुए ऋण के बदले में ग्रेट ब्रिटेन ने सोने का उत्पादन करने वाले क्षेत्र के एक हिस्से की मांग की तथा बैंक में जो रिजर्व में सोना रखा था उसका एक भाग देने के लिए कहा। लड़ाई में रूस के साथियों की ओर से अधिक आदमियों की मांग बराबर जारी थी। इन्हीं कारणों से रूस के भीतर आवश्यक वस्तुओं के दाम आकाश को छूने लगे थे। आर्थिक कठिनाइयां धीरे धीरे जनता के लिए असहनीय होती जा रही थी। आर्थिक संकट के कारण जनता में असंतोष बेहद तेजी से बढ़ा। युद्ध और आर्थिक अव्यवस्था के कारण मजदूरों तथा जनता में असंतोष तेजी से बढ़ रहा था। प्रमुख रूप से कामगारों, किसानों और सिपाहियों को युद्ध के कारण अधिक कष्टों को सहना पड़ता था। बढ़ती हुई कीमतें, वस्तुओं की कमी, लंबे लंबे क्यू में खड़ा होना आदि से कामगारों की स्त्रियां बहुत व्यथित हो गईं। युद्ध से ऊबे हुए बहुत से सिपाहियों ने सेना छोड़ दी। धीरे धीरे फौजी वर्दी पहने हुए किसानों ने युद्ध के प्रति विद्रोह की भावना जागृत होने लगी। यही हाल किसानों और मजदूरों का भी होता था। देहाती क्षेत्रों में लड़ाई में भर्ती होने के विरुद्ध किसान प्रचार करने लगे। उनका ये कहना था कि रूस का जार लोगों को युद्ध में इस तरह झोंकता जा रहा है जिस तरह एक खर्चीला रसोइया भट्टी में लकड़ी के कुंदों को झोंकता है। मध्य एशिया में ज़ारशाही के खिलाफ असंतोष की भावना बढ़ती गई। खूनी रविवार की वर्षगांठ पर 9 जनवरी 1916 को कामगारों ने एक राजनीतिक हड़ताल का प्रदर्शन किया।
साल खत्म होते होते हड़ताल के साथ साथ प्रदर्शन भी बढ़ रहे थे। उनमें कामगारों द्वारा नारे लगाए जाते थे, युद्ध का अंत हो, निरंकुश शासन का नाश हो। युद्ध से अलग हो जाने वालों की संख्या 1916 में 15,000 से ऊपर पहुंच गई। युद्ध के विरुद्ध बोल्शेविकों द्वारा किए जाने वाला प्रचार किसानों, मजदूरों और सिपाहियों में बहुत सफल हो रहा था। युद्ध के दौरान रूसी ज़ारशाही बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले गैर रूसी कौमों के साथ तोप का भोजन के रूप में व्यवहार कर रही थी। ये कहने की जरूरत नहीं कि पूरी दुनिया में साम्राज्यवादी बुजुर्गा वर्ग की यही घोषणा कर रहा था कि वो युद्ध कमजोर राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो औपनिवेशिक और दबाए गए राष्ट्रों की कौमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ज़ारशाही सरकार ने रूस में युद्ध का खर्चा चलाने के लिए मध्य एशिया के निवासियों पर भारी कर लगा दिया। उज़्बेक निवासी कपास पैदा करने वाले किसानों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो अपनी पैदा की हुई कपास को बहुत कम कीमत पर बेच दे। खाद्य सामग्री की कमी के कारण ये किसान सबसे अधिक पीड़ित हुए, क्योंकि ये लोग अनाज की खेती नहीं करते थे। रूसी जमींदारों और सरकारी अधिकारियों और कुलकों के भूमि पर कब्जा कराने के लिए किर्गिज और कजाक चरवाहों को निकाल बाहर कर दिया गया। 1916 की जून में ज़ारशाही सरकार ने मध्य एशिया के निवासियों से उनके घोड़े, अन्य मवेशी और ऊन जबरदस्ती छीन लिया। सरकार ने ऐसी आज्ञा पारित कर दी जिससे 19 वर्ष से लेकर 43 की आयु वाले सभी कामगारों को युद्ध के मोर्चे पर काम करने के लिए बाध्य किया गया। यद्यपि रूस में प्रचलित किसी भी कानून के आधार पर ये आज्ञा उचित नहीं थी, तथापि मध्य एशिया के निवासियों को खाइयां खोदने तथा अन्य कामों को करने के लिए जबरदस्ती भर्ती कर लिया गया। इस पर उज़्बेकों, कजाकों, किर्गिजों और तुर्कों ने विरोध किया तथा विद्रोह के लिए तत्पर हो गए। निरंकुश शासकों ने अत्यंत क्रूर तरीकों से उन्हें कुचलने की कोशिश की तथा दंड देने वाले अधिकारियों को वहां भेजा। लेनिन ने प्रथम महायुद्ध को प्रतिक्रियात्मक तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता का विरोधी बताया। रूस में फैले हुए ज़ारशाही शासकों के आतंक निंदा केवल बोल्शेविकों ने ही की तथा रूस में ही नहीं, पूरे विश्व में इसके विरोध में एक निश्चित संघर्ष आरंभ कर दिया। लेनिन और स्टालिन ने जोरदार ढंग से इस सिद्धांत का समर्थन किया कि यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के निवासियों तथा उपनिवेश एशिया और अफ्रीका के पिछड़े हुए राष्ट्रों को अपने हित के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। लेनिन ने सभी साम्राज्यवादी देशों के मजदूरों के दलों से इन संघर्षों का समर्थन करने के लिए कहा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वो अपने को मुक्त कर सकते हैं तथा समाजवादी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर रूस में युद्ध के संबंध में उन्होंने लिखा कि ये युद्ध प्रतिक्रियात्मक है तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता का विरोधी है। युद्ध के काल में रूस में भ्रष्टाचार बहुत अधिक हो गया। रूस में युद्ध के काल में ज़ारशाही में पहले से अधिक भ्रष्टाचार और कामचोरी बढ़ गई थी। सिपाहियों को ऐसी बंदूकें दी गई थी जो काम नहीं कर रही थी। पहनने के लिए ऐसे कपड़े दिए गए थे जो तीव्र ठंडक से उनकी रक्षा नहीं कर सकते थे। शाही अदालत पर रासपुटिन का प्रभाव निसंदेह ये प्रकट करता था कि उच्च अधिकारी फौजी शाही अदालत पर रासपुटिन का प्रभाव निसंदेह ये प्रकट करता था कि उच्च अधिकारी फौजी तथा साधारण नागरिक सभी भ्रष्ट थे तथा अंदर ही अंदर जालसाजी कर रहे थे। जनता में असंतोष फैल रहा था क्योंकि इन अधिकारियों द्वारा उन पर घोर अत्याचार हो रहा था। जब रूस की युद्ध मोर्चे पर हार हो गई और आर्थिक व्यवस्था डगमगाने लगी तो जनता ने ज़ारशाही को हटाने का इरादा और भी बढ़ गया। जैसे जैसे असहनीय परिस्थितियां बढ़ती गई वैसे वैसे जनता के भीतर ये विश्वास भी बढ़ता गया कि ज़ारशाही को उखाड़ फेंकना ही अपनी मुक्ति का एकमात्र साधन है। पुलिस की रिपोर्ट में ये कहा गया कि विरोधियों का सरकार के विरुद्ध गुस्सा अब 1905 से 1906 के उपद्रव काल से भी बहुत अधिक बढ़ गया है। घबराई हुई सरकार ने मंत्रिमंडल में परिवर्तन करने की कार्यवाही करनी शुरू कर दी
और कई पुराने मंत्रियों को हटाकर उनके स्थान पर नए मंत्रियों को रख दिया। युद्धकाल में मंत्रिमंडल में 4 अध्यक्ष, 6 आंतरिक मंत्री, 4 युद्ध मंत्री, 3 विदेश मंत्री, 4 कृषि मंत्री और 4 न्याय मंत्री थे। इससे भी समस्या और भी विकट हो गई थी। 1916 के अंत तक लोग जारशाही से बिल्कुल तंग आ गए थे। 1917 के आरंभ से ही मजदूर जारशाही को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े। 1916 के अंत तक ये हाल हो गया कि न तो शासक पुराने तरीके से शासन कर सकते थे और न जनता ही उस तरीके से शासित हो रही थी। 9 जनवरी को खूनी रविवार के सालगिरह के दिन हड़तालें और युद्ध विरोधी प्रदर्शनों से 1917 का वर्ष आरंभ हुआ। पेट्रोग्राड, मॉस्को, बाकू, निजनी, नोविग्राड में लाल झंडे लिए हुए तथा युद्ध बंद करो, निरंकुश शासन का नाश हो आदि नारों वाले झंडे लेकर जनता सड़कों पर निकल पड़ी। ज्यूमा के शुरू होने के दिन 14 फरवरी 1917 को मजदूर कामगार इन्हीं नारों के साथ सड़कों पर फिर निकल पड़े। पेट्रोग्राड में पुटिलाव कारखाने के 30,000 मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 22 फरवरी 1917 को लगभग सभी बड़े बड़े कारखानों में मजदूरों द्वारा हड़ताल कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला कामगार दिवस 23 जनवरी को 90,000 से अधिक स्त्रियां पुरुषों ने काम करना बंद कर दिया। पुटिलोव के मजदूरों के प्रदर्शन में उस दिन अन्य मिलों और कारखानों के मजदूर भी शामिल हो गए। यहाँ तक कि रोटी की दुकानों के बाहर लाइन में खड़ी स्त्रियां भी आ गई। 24 फरवरी 1917 को 2 लाख से अधिक कामगारों ने हड़ताल में भाग लिया। 25 फरवरी को पूरे शहर के सभी मजदूरों ने राजनीतिक हड़ताल कर दी। हर जगह प्रदर्शन किए गए और पुलिस से मुठभेड़ होने लगी। उसी दिन जार ने पेट्रोग्राड क्षेत्र में फौजी कमांडर को यह आदेश दिया कि मैं तुम्हें राजधानी में होने वाले इस उपद्रव को कल तक खत्म करने का हुक्म देता हूं। फरवरी की क्रांति। 27 फरवरी 1917 नए कैलेंडर के अनुसार 12 मार्च 1917 के दिन पेट्रोग्राड मेहनत कशों के हाथों में था। 26 फरवरी को राजनीतिक हड़ताल ने क्रांति का रूप ले लिया। कामगारों ने पुलिस और फौजी लोगों के हथियारों को छीनकर अपने को हथियारबंद कर दिया। जेमेनस्का स्क्वायर पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। इसी समय पाव्लोवस्की रेजिमेंट की रिजर्व बटालियन की 4 नंबर की कंपनी जनता की तरफ हो गई तथा कामगारों पर गोली चलाने पुलिस वाले घुड़सवार दस्ते पर गोली चलाना शुरू कर दिया। कामगार विशेषकर स्त्रियों ने फौज से इस घृणित निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकने में उनकी सहायता करने की अपील की। 27 फरवरी की शाम 60,000 से अधिक सैनिक विद्रोहियों के साथ मिल गए। हर जगह फौजी लोग इनका साथ देने लगे। सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए गए। पेट्रोग्राड में क्रांति की विजय हो गई। पेट्रोग्राड में क्रांति की विजय की खबर जैसे ही अन्य नगरों और युद्ध के मोर्चे पर पहुंची, वैसे ही कामगार और सिपाही अपने जारशाही अधिकारियों को हर जगह अपदस्थ करने लगे। फरवरी की प्रजातांत्रिक क्रांति की विजय ने जार को हटा दिया तथा रोमानाव राजतंत्र की खून और कीचड़ से सनी हुई गाड़ी को एक ही बार में उलट दिया। सरकार राजनीतिक व आर्थिक संकट को हल करने में असफल सिद्ध हुई। 2 मार्च 1917 को लाव की अध्यक्षता में एक अस्थायी सरकार की नियुक्ति की घोषणा की गई। इस नई सरकार ने राजतंत्र को बचाने की हर प्रकार संभव प्रयत्नों से कोशिश की, किंतु कोई लाभ न हुआ। इस सरकार में प्रतिक्रांति के दलों के प्रतिनिधि ही विशेष रूप से सदस्य थे। ये मध्य वर्गों, जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन इस सरकार के साथ साथ एक और सत्ता उपस्थित थी। वो थी कामगार और सैनिक डिप्टियों की सोवियत सभाएं। ये सभाएं मजदूरों और किसानों के मेल से बनी थी। सैनिक भी वास्तव में फौजी वर्दी में किसान ही थे। ये किसानों और मजदूरों की शक्ति का प्रतीक था। अस्थायी सरकार में मध्यवर्गीय लोगों और जमींदारों के प्रतिनिधि स्वरूप सदस्यों की शासन प्रणाली का ये विरोध करती थी। इस प्रकार इस समय दोहरी सत्ता की स्थिति थी, क्योंकि बोल्शेविक या तो जेलों में बंद थे या निर्वासित अथवा सड़कों पर लड़ रहे थे। ये सोवियतों में
मनशेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियों का बहुमत हो गया था। देश में कामगार जनता अनियंत्रित ढंग से अस्थायी सरकार में अपना विश्वास प्रकट कर रही थी। यद्यपि वो युद्ध का अंत करने तथा जनता को रोटी देने में पूर्णतः असमर्थ थी, लड़ाई जारी रखने के लिए मनशेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियों ने अस्थायी सरकार को अपना समर्थन दिया और इस साम्राज्यवादी युद्ध को चलाने के लिए मुक्ति ऋण के नाम से सरकार ने ऋण लेने का आयोजन भी किया। ऐसी परिस्थिति में बोल्शेविक के सामने जनता में ये स्पष्ट करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह गया कि ये सरकार जनता को भूमि, रोटी, आजादी और शांति पाने के लिए सोवियत के संगठन में परिवर्तन करना होगा और सत्ता इनके हाथ में देनी होगी। बोल्शेविकों की कार्यवाहियां। अप्रैल 1917 को लेनिन रूस लौटने में सफल सिद्ध हुए। 3 अप्रैल 1917 को शाम होने के बाद लेनिन रूस पहुंचने में सफल हुए। पेट्रोग्राड केफिनलैंड रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में क्रांति के नेता का स्वागत करने के लिए मजदूर, सैनिक, नाविक एकत्रित हुए। एक फौजी गाड़ी पर चढ़कर उसने संक्षिप्त भाषण दिया तथा अंत में नारा लगाया, समाजवादी क्रांति जिंदाबाद। ये क्रांति की दूसरी सीढ़ी थी, जिस पर जारशाही को उखाड़ फेंकने के बाद जनता को सर्वहारा वर्ग तथा गरीब से गरीब किसान वर्ग का निरंकुश अधिकार स्थापित करने के लिए चढ़ना था। लेनिन ने मजदूर किसानों के डिप्टियों के गणतंत्र की स्थापना तथा अस्थायी सरकार को कोई सहायता न देने की घोषणा की। बोल्शेविक पार्टी की अखिल रूसी 7वीं कॉन्फ्रेंस में, जो 1917 की अप्रैल में हुई, लेनिन के सिद्धांत का समर्थन किया गया तथा सोवियतों को संपूर्ण सत्ता मिले का नारा भी लगाया गया। बोल्शेविक पार्टी ने अस्थायी सरकार की युद्ध में जारी रखने की नीति का भरपूर खंडन किया। मई दिवस पर विदेश मंत्री मिल्युकाव के गुट के साथी देशों को ये बताया गया कि जब तक विजय न मिल जाए, अस्थायी सरकार ने युद्ध को जारी रखने का इरादा किया है। जैसे ही इस घोषणा का पता लगा, मजदूर क्रुद्ध हो गए और 1 लाख से ऊपर मजदूर ने अस्थायी सरकार की साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इसका आदेश बोल्शेविक पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने दिया। इन प्रदर्शनों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जनता का सरकार के प्रति विश्वास डगमगा रहा था और उनमें भय की भावना बढ़ रही थी। मिल्युकाव और गुशकाव को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया तथा मुनशेविक और समाजवादी क्रांतिकारियों के सहयोग से एक संयुक्त सरकार की स्थापना की गई, किंतु संयुक्त सरकार की भी वही नीति बनी रही। समाजवादी युद्ध मंत्री केरेन्स्की ने आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। ये सहयोगी दलों का प्रतिक्रांतिकारियों से मिल जाने का स्पष्ट संकेत था। बोल्शेविकों ने सोवियत मजदूर संघों, कारखानों की कमेटियों तथा मोर्चों पर और बाहर के सैनिक संगठनों में सक्रिय होकर प्रचार करना शुरू कर दिया कि समाजवादी क्रांतिकारियों और मनशेविकों को अलग करके उन्हें सोवियतों में बहुमत में लाया जाए। केवल सोवियत सरकार ही मजदूरों की रोटी, किसानों को जमीन दे सकती है और शांति स्थापित कर सकती है। लेनिन 16 जून 1917 को सोवियतों की प्रथम अखिल रूसी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें करीब 822 ने भाग लिया, जिनमें 15 बोल्शेविक थे। इस कांग्रेस के अधिवेशन में संचार मंत्री मुनशेविक ने भाषण देते हुए कहा कि सत्ता हाथ में आने के लिए कोई भी दल तैयार नहीं है। लेनिन ने फौरन ही जवाब दिया कि ऐसा एक दल मौजूद है। किसी भी दल को यह अधिकार नहीं कि वो सत्ता लेने के लिए इनकार करे और हमारा दल इनकार नहीं कर रहा है। हमारी पार्टी सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए तैयार है। लेनिन ने ये कहा कि केवल सोवियत सरकार ही मजदूरों को रोटी, किसानों को जमीन दे सकती है और शांति स्थापित कर सकती है। 1 जुलाई 1917 की पेट्रोग्राड सोवियत कार्यकारिणी ने प्रदर्शन का आदेश दिया। इस प्रदर्शन में मनशेविक तथा समाजवादी क्रांतिकारियों ने अस्थायी सरकार के प्रति विश्वास के नारे लगाए तथा युद्ध को जारी रखने की मांग की, लेकिन ये नारे लगभग 4 लाख बोल्शेविकों की भीड़ में खो गए। बोल्शेविकों के नारे थे, युद्ध का अंत हो, 10 पूंजीवादी मंत्री मुर्दाबाद तथा संपूर्ण सत्ता सोवियतों को मिले। मोर्चे पर नए आक्रमण की असफलता की खबर से जून में राजधानी में होने वाले प्रदर्शन को उत्साह मिला
तथा सैकड़ों हजारों स्त्री पुरुषों ने मांग की सोवियत अपने हाथों में सत्ता ले लें और शांति की नीति का पालन करें। मोर्चे से घोर प्रतिक्रियावादी सैनिकों की टुकड़ी मंगाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबा दिया गया। मजदूरों और सैनिकों के खून से मनशेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियों के हाथ रंग गए। बोल्शेविक पार्टी के अखबार बंद कर दिए गए तथा प्रवदा अखबार की इमारत को ध्वंस कर दिया गया। बोल्शेविक पार्टी के प्रमुख सदस्यों को कैद कर लिया गया। अस्थायी सरकार की दमनकारी नीति से निपटने के लिए बोल्शेविकों ने हथियारबंद विद्रोह की तैयारी शुरू की। लेनिन को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया गया। ये दोहरी सत्ता के अंत का संकेत था तथा क्रांति के शांतिपूर्ण विकास का अंत हो गया। बोल्शेविक पार्टी भूमिगत होकर मध्य वर्गीय पूंजीपतियों के विरुद्ध हथियार बंद विद्रोह करने और सोवियतों को संपूर्ण सत्ता दिलाने की तैयारी करने लगी। जुलाई अगस्त में बोल्शेविक पार्टी की छठी कांग्रेस का अधिवेशन पेट्रोग्राड में हुआ, जिसमें संपूर्ण सत्ता सोवियत को का नारा थोड़े समय के लिए हटा दिया गया। गैर रूसी कौमों को मुक्ति दिलाने के लिए आंदोलनों की सहायता का समर्थन किया गया तथा उनको दबाने जो अस्थायी सरकार की नीति थी उसकी निंदा की गई। जमींदारों की जागीरों की जब्ती, समस्त भूमि का राष्ट्रीयकरण, बैंकों तथा बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, उत्पादन तथा मजदूरों का नियंत्रण आदि आर्थिक क्षेत्र के प्रोग्रामों में शामिल किए गए। एक बार फिर इस बात पर जोर दिया गया कि समाजवादी क्रांति की विजय तभी होगी जब सर्वहारा वर्ग और किसान वर्ग में निश्चित एकता होगी और वो मिलकर काम करेंगे। इस प्रकार कांग्रेस में हथियार बंद विद्रोह की तैयारी की गई। दूसरी अस्थायी सरकार का असफल नेतृत्व करेनस्की कर रहा था। उधर प्रतिक्रांतिकारी बोल्शेविकों द्वारा की गई क्रांति को कुचलने की अपनी योजना बना रहा था। जुलाई के प्रदर्शन के बाद केरेनस्की दूसरी अस्थायी संयुक्त सरकार का अध्यक्ष बन गया। इस षड्यंत्र के अनुसार जनरल कोर्नीवाल सैनिक तानाशाही का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। वो पेट्रोग्रेड पर हमला करने के लिए सैनिक टुकड़ियों को एकत्रित कर रहा था। अगस्त के महीने में घुड़सवार कोज़गों की एक टुकड़ी पेट्रोग्राड के विरुद्ध भेज दी और करेनस्की ने मॉस्को में सैनिक तानाशाही की घोषणा करने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट की मीटिंग बुलाई, लेकिन घटना चक्र का विकास भिन्न ही रूप में हुआ। कारखानों में काम करने वालों ने जल्दी से अपने को हथियार बंद कर लिया तथा नगर की सुरक्षा हेतु लाल गार्डों की टुकड़ियों का संगठन कर लिया गया। परिणाम स्वरूप प्रतिक्रांतिवादी सैनिक राजधानी की ओर बड़ी कठिनाई से बढ़ पाए, क्योंकि रेलवे के कामगारों ने रेल की पटरियों को तोड़ डाला। रेल कर्मचारियों ने कोजकों के सामने कारणी लाभ के उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इन कोजकों ने मजदूरों के विरुद्ध मार्च करने से इनकार कर दिया तथा अपने अधिकारियों को कैद कर लिया। इस सप्ताह के भीतर ही कोर्नलाव का विद्रोह समाप्त हो गया तथा राजतंत्र के जनरल कैद कर लिए गए। इससे समाजवादी क्रांतिकारियों और मनेशेविकों का प्रभाव जनता पर बहुत कम हो गया और जनता में ये विश्वास जम गया कि प्रतिक्रांति को कुचलने में केवल बोल्शेविक ही पूर्ण रूप से समर्थ हैं। पेट्रोग्राड और मॉस्को के सोवियत उनके अधीन हो गए तथा उनका प्रभाव औद्योगिक क्षेत्रों, ग्रामीण जिलों और युद्धों के मोर्चों पर छा गया। बोल्शेविक जनता के सहयोग से अस्थायी सरकार को पलटने में जुटे हुए थे। सितंबर और अक्टूबर में जबकि युद्ध अब भी जारी था, आर्थिक परिस्थितियों में बहुत बड़ा संकट और हलचल पैदा हो गई। सैकड़ों कारखानों में ताले लग गए तथा सैकड़ों हजारों कामगार बेकार हो गए। खाद्य संबंधी स्थिति और भी भयानक हो गई। अनाज की निश्चित कीमतें बढ़ गई। कामगारों की रोटी का दैनिक राशन घटकर 200 ग्राम से भी कम रह गया, जिससे वो भूख से व्याकुल होने लगे। अक्टूबर के आरंभ में बोल्शेविक पार्टी की केंद्रीय समिति ने ये उचित समझा कि लेनिन को फिनलैंड से, जहां वो छुपे हुए थे, बुलाया जाए। पेट्रोग्राड में पहुंचकर लेनिन ने 7 अक्टूबर को केंद्रीय कमेटी की मीटिंग में भाग लिया। उन्होंने कामगारों के हड़ताल आंदोलन, पूंजीपतियों से मुक्ति पाने की जनता की तीव्र इच्छा, सैनिकों में असंतोष, युद्ध समाप्त करने की इच्छा, किसान वर्ग में असंतोष, तैयार गैर रूसी कौमी का रूसी आतंक से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष आदि का पूर्णतः जायजा लिया। उन्होंने निर्णय दिया कि विद्रोह के तकनीकी पहलुओं पर अमल किया जाए।
इस दृष्टि से पेट्रोगार्ड सोवियतों तथा अन्य लोगों के अधीनस्थ सैनिक क्रांतिकारी कमेटियां आयोजित की गई तथा बहुत सी लाल गार्डों की टुकड़ियां भी सुचारू रूप से संगठित की गई। बाल्टिक नाविकों ने भी विद्रोह की जोरदार तैयारियां आरंभ कर दी। समाजवादी क्रांति का आरंभ 25 अक्टूबर 1917 नए कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर 1917 को पेट्रोगार्ड लगभग पूरे तौर पर बोल्शेविकों के अधीन था। अस्थायी सरकार ने क्रांतिकारी सेनानियों को पेट्रोगार्ड से निकालकर युद्ध के मोर्चे पर भेजने तथा उनके स्थान पर घुड़सवार सेना की टुकड़ियां विशेषकर कोजकों को पेट्रोगार्ड में रखने की कोशिश की। शीतकालीन महल के चारों ओर अत्यंत वफादार सैनिकों को नियुक्त किया गया। उसने पेट्रोगार्ड सोवियत और सैनिक क्रांति कमेटी के नेताओं की गिरफ्तारी का आदेश निकाल दिया। इधर क्रांतिकारी आंदोलन के हेडक्वार्टर स्मोलनी संस्था की इमारत की रक्षा के लिए लाल गार्डों की टुकड़ियां चारों ओर जम गईं तथा 24 अक्टूबर 1917 को पुलों, रेलवे स्टेशनों तथा सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करने का आदेश जारी कर दिया गया। आधी रात के करीब लेनिन स्मोली पहुंचा। लाल गार्डों और क्रांतिकारी सैनिकों ने निकोलस, बाल्टिक और वासी रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया। फिनलैंड रेलवे स्टेशनों, केंद्रीय तारघर और नेवा के किनारे नौ खींचकर बनाए जाने वाले पुलों पर क्रांतिकारियों ने अपना अधिकार जमा लिया। 25 अक्टूबर 1917 नए कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर 1917 की सुबह तक पूरा पेट्रोगार्ड शीतकालीन आवास महल और उसके चारों ओर के क्षेत्रों को छोड़कर विद्रोहियों के हाथ में आ गया। अमेरिकी दूतावास की मोटर में छिपकर अस्थायी सरकार का अध्यक्ष अलेक्जेंडर केरेंस्की शीतकालीन महल से भाग गया। महल घेर लिया गया तथा गश्त लगाने वाले क्रांतिकारी युद्धपोत प्रसिद्ध आरोरा से खाली गोला चलाया गया तो आक्रमणकारियों की भीड़ महल की ओर दौड़ पड़ी और उसके साथ निकट सड़कों पर से लाल गार्डों की टुकड़ियां, नाविक गण तथा सैनिक गण अधिक से अधिक संख्या में आकर मिल गए। उन्होंने महल पर कब्जा कर लिया तथा साथ ही छिपे हुए अस्थायी सरकार के मंत्रियों को कैद कर लिया। समाजवादी क्रांति की सफलता ने रूस की जनता के लिए नए दौर की शुरुआत की। सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस का अधिवेशन स्मोलेनी में हुआ। कांग्रेस ने मजदूरों, सैनिकों और किसानों के डिप्टियों के हाथ में सत्ता दे दी। इसके बिना किसी मुआवजा के या कब्जा किए हुए शांति के संधि पत्र पर हस्ताक्षर फौरन करने की घोषणा की गई तथा जागीरों को जब्त करने उन्हें किसानों को दे देने का फैसला किया गया। कांग्रेस ने एक जनता मंत्रिमंडल की नियुक्ति की तथा उसका चेयरमैन लेनिन को बनाया। इस प्रकार जो सोवियत सत्ता कांग्रेस में घोषित की गई उसे देश के अन्य भागों में भी प्रसारित किया गया। जंगल की आग के समान पेट्रोगार्ड की विजय का समाचार पूरे देश में फैल गया। मास्को में प्रतिक्रांतिकारियों ने छात्र सैनिक अधिकारियों तथा हथियार बंद सैनिकों की एक बड़ी फौज जमा की थी। वहां भी क्रांति शुरू हो गई। यद्यपि 27 अक्टूबर 1917 को क्रेमलिन के रक्षा सेना के कमांडर को प्रतिक्रांतिकारी चालाकी से झांसा देने में सफल हुए, तथापि पूरे तौर से क्रांतिकारियों ने जो युद्ध छेड़ा था उसका अंत 3 नवंबर 1917 को उनकी विजय के साथ हुआ। पेट्रोगार्ड और मास्को में विजय प्राप्त करने के बाद सोवियत क्रांतिकारी रूस में एक छोर से दूसरी छोर तक बराबर विजय प्राप्त करते रहे। 1918 की मार्च तक सभी स्थानों पर सोवियत सरकार की सत्ता कायम हो गई। प्रतिक्रांतिकारी तथा सफेद गार्डों की सभी जगह पराजय हुई। प्रतिक्रांतिकारियों ने जहां जोरदार हमले किए वहां मजदूरों और किसानों ने उन हमलों को असफल कर दिया। उन्होंने एक होकर क्रांति की रक्षा की, साथ ही राज्य शासन की पुरानी मशीन को ध्वंस कर दिया। मजदूरों और किसानों की एक लाल सेना बनाई गई तथा सैनिक सोवियतों और कमेटियों को सेवा के समस्त अधिकार सौंप दिए गए। सेना ने प्रजातांत्रिक पद्धति लागू की गई तथा अधिकारियों के चुनाव की प्रणाली अपनाई गई। पुरानी न्याय पद्धति को हटाकर उसके स्थान पर जनता के न्यायालय की स्थापना हुई। पुलिस दल को तोड़कर उसके स्थान पर कामगार सेना को क्रांतिकारी प्रणाली जारी रखने के लिए संगठित किया गया तथा उसे स्थानीय सोवियतों के अधीनस्थ कर दिया गया।
21 जनवरी 1918 की एक राजाज्ञा के आधार पर नई सोवियत सरकार ने चर्च को राज्य से तथा स्कूल को चर्च से अलग कर दिया। इस प्रकार एक सच्चे धर्म निरपेक्ष राज्य की नींव डाल दी। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार दे दिए तथा बच्चों को राज्य की सुरक्षा के अंतर्गत रखा गया। कोर्ट द्वारा विवाह की प्रथा लागू की गई। समाजवादी सरकार ने लेनिन के नेतृत्व में जनता की भलाई के लिए अनेक कदम उठाए। समाजवादी क्रांति द्वारा मजदूरों को दिन में 8 घंटे काम करने का अधिकार मिला। उद्योग धंधों पर मजदूरों का नियंत्रण, रेलों और व्यापारिक जहाजों को राज्य का अपने हाथ में लेना, विदेशी व्यापार पर राज्य का अधिकार आदि लागू किया गया। जारशाही और अस्थायी सरकार ने जो ऋण की बहुत बड़ी धनराशि ली थी उसे खत्म कर दिया गया तथा सभी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। आर्थिक क्षेत्र में पूंजीपतियों और जमींदारों से मोर्चा लेने हेतु राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था संबंधी एक सर्वोच्च आर्थिक काउंसिल की स्थापना की गई। सोवियत राज्य में कौमों की राष्ट्रीयता के प्रति नीति निर्धारित करने के लिए एक कौमी जनता विभाग स्थापित किया गया। 1917 की समाजवादी क्रांति ने दुनिया के इतिहास को प्रभावित किया। 1917 में समाजवादी क्रांति का मानव जाति के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। साम्राज्यवाद का पतन तथा समाजवाद का उदय इसकी सबसे बड़ी देन है। समाजवाद अब केवल स्वप्न मात्र ही नहीं रह गया, वरन असलियत में परिवर्तित हो गया। उत्पादन और वितरण में समाजीकरण की नीति द्वारा इस सिद्धांत को मान्यता दी गई कि हर एक से उसकी योग्यता अनुसार लेना तथा हर एक को उसकी योग्यता अनुसार देना। आदमी का आदमी द्वारा शोषण समाप्त हो गया। अब उस स्थिति पर पहुंचने की संभावना हो गई जिसमें प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सारी वस्तुएं वितरित की जाएंगी। इसने लाखों मजदूरों को लंबे लंबे काम के घंटों की पीड़ा से, भयंकर बेरोजगारी से, भूखों मरने से, कष्ट सहने और पतन से मुक्ति दिला दी। किसानों पर जमींदारों का प्रभुत्व और उनके द्वारा उनका शोषण समाप्त हो गया। कामगारों के आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाना संभव हो गया। पूंजीपतियों और जमींदारों के नगण्य अल्पमत के बल पर सरकार अभी तक जिस मशीन द्वारा शोषण और दमन करती थी उसे मिट्टी में मिलाकर सर्वहारा वर्ग के निरंकुश सत्ता की स्थापना की, जिसमें थोड़े लोगों को नहीं वरन बहुत बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों को स्वाधीनता मिली। रूस में घटित क्रांति ने जारशाही साम्राज्य के बाहरी क्षेत्रों में बसने वाली शोषित और दलित कौमों को प्रथम बार एक निश्चित स्वतंत्रता प्रदान की तथा समाजवाद का निर्माण करने और अपने आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर विजय प्राप्त करने में बराबर का सहयोगी बना दिया। पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों से मुक्ति पाने के लिए जो उपनिवेशों में बसने वाली जातियां संघर्ष कर रही थी उन्हें प्रोत्साहन दिया। जैसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर रूसी क्रांति का प्रभाव कुछ कम नहीं था। साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों या मुक्ति आंदोलन की सक्रिय आर्थिक और राजनीतिक सहायता करके साम्राज्यवादी शक्तियों के पंजे से अनेक देशों को आजादी दिलाने में रूसी साम्राज्यवादी सरकार, जो अक्टूबर क्रांति के बाद वजूद में आई, एक शानदार भूमिका निभाई। पाठ 23 समाप्त।